गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक टेस्ट नंबर 132 है, उसका एक क्वेश्चन है, उसकी एक्सप्लेनेशन में एक करेक्शन करनी है, उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये वो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है? नए राज्यों के निर्माण के लिए, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए, धन विधेयक के लिए। तो ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, ठीक है, आंसर भी करेक्ट है। लेकिन करेक्शन अपने को यहाँ करना है कि ये जो प्रावधान नीचे दिया है धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है, ठीक है, यहाँ भी करेक्ट है ये। और जबकि वित्त विधेयक का प्रावधान जो है अनुच्छेद 117(1) में है। तो अनुच्छेद 117(1) में वित्त विधेयक है और धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 में है। चलिए अब आ जाइए इस टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 पर। स्लीपिंग सिकनेस मतलब निंद्रा रोग नामक बीमारी जो है किससे होती है? विटामिन के की कमी से, शरीर में वायरस के प्रवेश कर जाने से, कवक से, ट्रिपनासोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी होती है वो ट्रिपनासोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। डी है इसका आंसर। तो निंद्रा रोग ट्रिपनासोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है और इस जीव का जो वाहक और द्वितीय पोषक है वो सीसी मक्खी है। निंद्रा रोग का रोगी दिन में जो है नींद से बोझिल मालूम पड़ता है और ऊगता रहता है, मतलब सोया सोया सा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। प्लेग रोग विषाणु के कारण फैलता है, मलेरिया रोग कवक के कारण फैलता है। देखिए, प्लेग जीवाणु के कारण फैलता है, गलत है पहला। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की। और यूपीपीसीएस 2024 के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा उसकी। तो प्लेग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण है पास्चुरेला पोस्टिस या यॉर्सिनिया पोस्टिस, जो कि एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। और मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मक्खी, जोक, मच्छर, सभी? सभी तो नहीं है, मच्छर है, मच्छर। देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है और इसकी जो वाहक है वो मादा एनाफ्लीज है। मच्छर जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर है और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है स्प्लीन प्लीहा है, जिसमें संक्रमण से जो है इसका आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये खोज की थी कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। कैरोलस लिनियस, जॉनसन, लैंडस्टीनर, रोनाल्ड रास। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सर रोनाल्ड रास ने पता लगाया था कि जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय परजीवी के द्वारा होता है और प्लाज्मोडियम के वाहक का काम कौन करता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। और इसके लिए रोनाल्ड रास को वर्ष 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में मलेरिया के लगभग 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? पी मलेरी, पी वाइवैक्स, पी कैल्सीपेरम, पी ओवेल। पी वाइवैक्स। देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में 4 प्लाज्मोडियम प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग की वाहक हैं। भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए पी वाइवैक्स यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जेनेटिक डिसीज नहीं है, अनुवांशिक रोग नहीं है? वर्णांतता, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, रतौंधी। देखिए, वर्णांतता एक जेनेटिक डिसीज है, रंजकहीनता एक जेनेटिक डिसीज है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज है। लेकिन रतौंधी जो है वो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ए की कमी से। तो रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बाकी रंजकहीनता की बात करें, एल्बिनिज्म, तो एक जेनेटिक डिसीज है। इसमें होता क्या है? त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक डिसीज है यानी लिंग संलग्न रोग है। और वर्णांतता की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस भी एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और प्रकट भी स्त्रियों में होता है। स्त्रियां करती हैं, पुरुषों में प्रकट होता है, पुरुष करते हैं, स्त्रियों में प्रकट होता है, पुरुष करते हैं और पुरुषों में प्रकट होता है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज है। स्त्रियां जो हैं इसका वहन करती हैं और प्रकट होता है मेल्स में, पुरुषों में। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है
जिसमें रोगियों में चोट लगने पर काफ़ी समय तक रुधिर में जो है कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं जमता, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और रुधिर जो है वो बहता रहता है। इसको जो है रक्त का स्कंदन, इसमें रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। और इस रोग का वहन जो है स्त्रियां करती हैं, जो प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है, और इसे जो है वो श्रावण रोग भी कहते हैं, ठीक है, ब्लैडर डिसीज भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मानवों में गुणसूत्रों की संख्या की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है, किसके लिए? कलर ब्लाइंडनेस के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, हीमोफीलिया के लिए, ठीक है। 21वीं जोड़ी की त्रिगुणसूत्रता ये डाउन सिंड्रोम के लिए है। देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, ठीक है, यानी गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय जो है 3 होते हैं। इसको जो है मंगोली जड़ता कहा जाता है, ठीक है। 46 हैं और इसमें क्या होता है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र जो है वो 2 के बजाय 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजीब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? थायमिन के सामने बेरी बेरी, एस्कॉर्बिक एसिड के सामने स्कर्बी, विटामिन ए के सामने वर्णांतता और विटामिन के सामने रक्त का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन ए की कमी से ब्लड क्लॉटिंग सही है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। वर्णांतता लिखा नाइट ब्लाइंडनेस होना चाहिए यहाँ पे, और लिखा कलर ब्लाइंडनेस है, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी से थायमिन बेरी बेरी। तो वर्णांतता एक लिंग संलग्न वंशागति रोग है और इसे जो है लाल हरा अंधापन या डल्टनिज्म भी कहते हैं। और बाकी वर्णांतता जो है विटामिन ए की कमी से नहीं होता, क्योंकि यह एक आनुवांशिक डिसीज़ है, जेनेटिक डिसीज़ है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा फिर? विटामिन ए की कमी से होगा नाइट ब्लाइंडनेस। तो डिफरेंस है नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए थैलेसीमिया आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जिससे रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। यह रोग 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। और इस रोग में रोगी के शरीर में जो है लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है, जिससे जो है एनीमिया उत्पन्न हो जाता है, आरक्तता। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? इसका आंसर है यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड के जमाव से होता है। जब कभी किडनी से जो है यूरिन कम अथवा अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग हो जाता है, तो यूरिक अम्ल का स्तर शरीर में बढ़ जाता है, रक्त में बढ़ जाता है, और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जो है भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। सिलिकोसिस इज ए किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, लंग डिसीज या न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज। अव्यवस्थित तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है, फेफड़े से संबंधित बीमारी है, यकृत संबंधी बीमारी है, या गुर्दा संबंधित बीमारी है? सिलिकोसिस क्या है इसका आंसर? सिलिकोसिस एक लंग्स डिसीज है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। तो सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका जो है श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंचता है और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। एंथोफोबिया क्या है? एंथोफोबिया किसका डर है? कुत्तों का अग्नि का ऊंचाई से डर या पुष्पों का? एंथोफोबिया है पुष्पों का डर, फूलों से डर। तो एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई है। इसमें फूलों यानी पुष्पों तथा फूलों के विभिन्न भागों इत्यादि से जो है डर उत्पन्न होता है, जैसे कि दलपुंज से, वंश से। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किए हुए चावल होते हैं, किस रोग से पीड़ित हो जाएंगे वो? देखिए रिकेट्स तो होगा नहीं, विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो बेरी बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमिन यानी विटामिन बी1 की कमी से होता है, और पालिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी बेरी रोग के होने की संभावना प्रबल होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता में
अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? कैडमियम, आर्सेनिक, मीथेमोग्लोबिन या नाइट्रेट? देखिए कहीं कहीं आंसर नाइट्रेट भी है इसमें, लेकिन सबसे सटीक उत्तर होगा इसका मीथेमोग्लोबिन, और यूपीपीएससी ने इसी को सही माना है। ठीक है, अगर ये नहीं है तब नाइट्रेट लगा देना आप, वो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण हो गया। अब यही है मेन। देखिए मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती। यही स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाती है। तो सबसे सटीक उत्तर मीथेमोग्लोबिन ही होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो नाइट्रेट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए 1974 में तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था, और अभी 14 मई को जो पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें पूछा गया था। लेकिन वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में लागू हुआ। बी है इसका आंसर। तो भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन 1987 में इसमें संशोधन किया गया ताकि ध्वनि को वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया जा सके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी को, और 399 में आप ROARO की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। राइबोसोम किसके बने होते हैं? DNA प्रोटीन, DNA RNA, RNA प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। राइबोसोम बने होते हैं RNA और प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो राइबोसोम जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं हैं। ये पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत 1953 में जॉर्ज पैलाडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा सघन कणों के रूप में देखे गए थे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल हैं, और इन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। राइबोसोम को दो प्रकार के होते हैं राइबोसोम, 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से किसका भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ है यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर? कंगारू चूहा, केचुआ, तिलचट्टा, जोक। देखिए जोक तो रक्त को चूसती है। तिलचट्टा यानी कॉकरोच तो आपके किचन में मिलेगा। ठीक है, कंगारू चूहा पे कई बार हमने चर्चा की है। केचुआ है इसका आंसर। तो केचुआ एक एनेलिडा प्रजाति का जीव है। ठीक है, ट्यूब के आकार का कीड़ा है ये। आमतौर पर मिट्टी में रहता है और मृत कार्बनिक पदार्थ खाते हैं ये, और किसानों का मित्र है। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? बसा का पाचक एंजाइम, लार का पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट का पाचक एंजाइम, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेप्सिन और टाइलिन है। लार का पाचन लाइपेज है। वसा का पाचक एंजाइम, तो वसा का पाचक एंजाइम लाइपेज सही है। लार का पाचक एंजाइम टाइलिन सही है, और भोजन का पाचन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सही है। पेप्सिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का नहीं बल्कि प्रोटीन का पाचन करता है। यूपीपीसीएस का कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। लाइपेज वसा का पाचक एंजाइम है। टाइलिन लार का पाचक एंजाइम है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करने के लिए मानव आमाशय यानी स्टोमक में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। टेडपोल मछली और झींगा के श्वसन अंग की पहचान कीजिए। मछली, ठीक है, झींगा और टेडपोल अगर आपको बाउंसर मार रहा है तो मछली से तो पता कर ही लोगे कि गलफड़े से सांस लेती है वो। डी है आंसर इसका। देखिए ये है केंचुए और ये हैं उनके श्वसन अंग। ठीक है, पूछ ले जाते हैं मैच करने के लिए कभी कभार एग्जाम में। तो केंचुए का श्वसन अंग त्वचा से सांस लेता है केंचुआ। व्हेल जो है फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, मकड़ी और स्कॉर्पियन जो है फेफड़ों से सांस लेती है। फुफ्फुस मतलब लंग्स ही है इसका मतलब। कॉकरोच जो है वो श्वास नली से सांस लेता है। टेडपोल मछली झींगा गलफड़ों से सांस लेते हैं। यही आंसर है अपना। मेढक जो है, मेढक मेढक के पास दो तीन चीज़ें हैं। मेढक त्वचा से भी सांस लेता है, मेढक फेफड़ों से भी सांस लेता है, मेढक मुख गुहा से भी सांस लेता है, क्योंकि मेढक एक एम्फीबियन है। ये पानी में भी रहता है और स्थल जमीन पर भी रहता है। बाकी उभयचर स्तनधारी और फेफड़ों की पक्षियों की बात करें तो ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, मैमल्स फेफड़ों से, पक्षी भी फेफड़ों से, और उभयचर यानी एम्फीबियन जो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है वो भी लंग्स यानी फेफड़ों से ही सांस लेता है।
तो साइंस के 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार आप कर सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।